हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट और बेस्ट मटेरियल इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाता हूँ। साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नई नई अपडेट आती हैं वह भी आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाता हूँ। तो आप लोग ऐसी ही सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट पाने के लिए और जितनी भी नई नई जॉब की अपडेट आती हैं उन सभी की जानकारी पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितनी भी नई अपडेट और जितने भी नए नए प्रैक्टिस सेट डालूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट और नई अपडेट मिस ना कर सकें। तो इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे MP टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होना है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो आप लोग भ्रमित ना हो क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, गुर्दों की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? तो यहाँ गुर्दों की निस्पंदन इकाई होती है नेफ्रॉन्स, ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुर्दों की निस्पंदन इकाई नेफ्रॉन्स होती है। क्वेश्चन नंबर दो, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरह दिखे। मूत्र बनता है, तो मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में, ऑप्शन ए। मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर तीन, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? तो मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाईयूरेटिक, ऑप्शन बी। डाईयूरेटिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर चार, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो हमारी कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होता है। तो इन सभी में जो में भोजन से ऊर्जा ऊर्जा बनाता है वह बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्न में से कौन एक कायांतरण नहीं होता है? तो मानव एक कायांतरण से नहीं होता है, ऑप्शन ए। मानव कायांतरण विधि के द्वारा नहीं होता है या कायांतरण द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर छः, चमगादड़ परावर्तित डॉट 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 प्राप्त कर रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं? तो चमगादड़ें परावर्त पराश्रव्य तरंगों के द्वारा रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं, ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगों द्वारा। क्वेश्चन नंबर सात, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? तो यह की गई है HIV, ऑप्शन वी। यानी कि जो स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति चलाई गई है वह चलाई गई है HIV के लिए, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस के ट्रीटमेंट के लिए या उसकी जांच के लिए, जो जिसे शॉर्ट में HIV कहते हैं, यानी HIV एड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर आठ, एक जन्मजात रक्त विकार होता है? जन्मजात रक्त विकार का अर्थ है कि जन्मजात खून की खराबी, जिसके कारण इस विकार से पीड़ित लोगों का हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। तो वह है थैलेसीमिया, ऑप्शन डी, वह है थैलेसीमिया, ऑप्शन डी। यह एक रक्त विकार से संबंधित बीमारी है, यानी कि रक्त विकार का अर्थ है कि खून की खराबी, तो थैलेसीमिया एक खून की खराबी बीमारी है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नौ, निम्नलिखित तत्वों रासायनिक घटकों में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इस इन सभी तत्वों में सबसे अधिक घनत्व होता है वह होता है ओस्मियम का, ऑप्शन डी, ओस्मियम का। और अगर साधारण तौर पर भी कहे कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है तो वह भी ओस्मियम ही होती है, यानी कि सबसे भारी
अगर सबसे भारी धातु की बात करें तो वह भी ओस्मियम होती है, और अगर सबसे हल्की धातु की बात करें तो वह होती है लिथियम। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखें, क्योंकि भारी भी पूछ सकता है और हल्की भी पूछ सकता है। तो सबसे भारी धातु होगी ओस्मियम और सबसे हल्की धातु होगी वह होगी लिथियम। तो इन दोनों पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लें, यह भी पूछ सकता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे हल्की धातु लिथियम। क्वेश्चन नंबर 10, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में सोडियम खनिज होता है, ऑप्शन सी। सेंधा नमक में सोडियम खनिज होता है। क्वेश्चन नंबर 11, आर्सेनिक का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो आर्सेनिक का रासायनिक चिन्ह है एस, ऑप्शन ऑप्शन बी एस। आर्सेनिक का रासायनिक चिन्ह है एस। क्वेश्चन नंबर 12, केप्रा एग्रीग्रेस हिरकस को आमतौर पर डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर साधारण तौर पर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें ये केप्रा एग्रीगस किसका वैज्ञानिक नाम है, यही पूछा गया है। जबकि आप क्वेश्चन को देखिए उसने कितना घुमा के पूछा है, इसी में बच्चे थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। तो केप्रा एग्रेगस हिरकस यह नाम है बकरे का, ऑप्शन सी बकरे का। क्वेश्चन नंबर 13, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है धमनियां, ऑप्शन सी। यानी कि जब हमारा हृदय पंप करता है तो यानी कि शुद्ध रक्त, शुद्ध का अर्थ है कि उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो, वह रक्त धमनियों द्वारा पूरे शरीर में ले जाया जाता है। और यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि पूरे शरीर से हृदय में रक्त कौन सी रक्त वाहिकाएं लाती हैं? तो वह लाती हैं शिराएं। तो इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखें, और इसके साथ 2 पॉइंट और भी आप नोट डाउन कर लें कि शुद्ध रक्त किसमें होता है और अशुद्ध रक्त किसमें होता है। शुद्ध अशुद्ध का अर्थ ये है कि जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है वह शुद्ध रक्त है, और जिसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं है यानी कि जो खून वापस आ रहा है वो और उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड ले आ रहा है, तो वह है अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त को धमनियां ले जाती हैं और वापस अशुद्ध रक्त को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शिराएं वापस लाती हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखें, क्योंकि ये दोनों में से एक कभी भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, धमनियां। क्वेश्चन नंबर 14, मालुस पामिला मालुस पमिला पमिला डॉट 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 के वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? तो मालुस पमिला सेब के वृक्ष का वानस्पतिक नाम है। यानी कि मालुस पामिला जो सेब है उसका वानस्पतिक नाम है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली कहलाती है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली कहलाती है सीकम, ऑप्शन सी, सीकम। यानी कि जहां छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ी रहती है तो उसको उस जगह को बोलते हैं सीकम। क्वेश्चन नंबर 16, डॉट 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 को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी, अंगूर की खेती को। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही है। यह तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सबसे पहले हमारा भोजन मुख गुहा के बाद ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, सबसे लास्ट में जाता है बड़ी आंत में। तो यह तो बिल्कुल सत्य है। लार में सलाइबिनी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, बिल्कुल गलत है।
क्योंकि लार में टाइलिन पाया जाता है ना कि लाइपेज। तो यही हमारा आंसर भी होगा ऑप्शन बी। इसमें यह कथन गलत है ऑप्शन बी, क्योंकि लार में टाइलिन टाइल नाम का एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है, ना कि सलाइवनी लाइपेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो वह करता है विटामिन सी। ऑप्शन ए विटामिन सी, यानी कि जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनको एक साथ रखने में विटामिन सी मदद करता है, और विटामिन सी जल में घुलनशील है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें, विटामिन सी मदद करता है, सभी कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है, और विटामिन सी जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 19, पीलिया रोग डॉट 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 किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग हमारे यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है ऑप्शन सी। पीलिया रोग हमारे यकृत को प्रभावित करता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो जो प्लेग है यह एक विषाणु जनित विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। यह एक जीवाणु जनित रोग है ऑप्शन डी। प्लेग है वह जीवाणुओं द्वारा होता है ना कि विषाणुओं द्वारा। बाकी रोजियोला, इबोला, एड्स यह सभी विषाणुओं के द्वारा होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो शिशुओं में जन्म के समय जानु का हड्डी नहीं होती है ऑप्शन ए, जानु का हड्डी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22, जड़त्व को इसके द्वारा मापा जा सकता है? तो जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है ऑप्शन ए। और यानी कि किसी भी वस्तु या पदार्थ का जितना जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका उतना ही अधिक उसका जड़त्व होगा, इसलिए इसे जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो बादल भी एक पदार्थ है, आग भी एक पदार्थ है, बारिश की बूंदें भी एक पदार्थ है, जबकि गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व यह एक पदार्थ नहीं है। यह पदार्थों द्वारा लगाया गया बल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, गुरुत्व। क्वेश्चन नंबर 24, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है। तो उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है जड़त्व ऑप्शन ए। उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है जड़त्व। अब यहाँ एक पॉइंट समझिए आप, यानी कि वस्तु जितनी बड़ी होगी या पदार्थ का द्रव्यमान जितना अधिक होगा तो वह अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का उतना ही अधिक विरोध करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्शन बी, रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो यह तो आप सभी को पता होगा कि विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, या आप इसे शॉर्ट में एडिसन भी जानते होंगे ऑप्शन बी, थॉमस अल्वा एडिसन। क्वेश्चन नंबर 27, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि इस्पात में यात्रा कर सकती है, जल में कर सकती है,
हवा में कर सकती है, लेकिन निर्वात में यह यात्रा नहीं कर सकती है। ऑप्शन डी। अब आप ये समझिए कि निर्वात किसे कहते हैं। तो निर्वात उस जगह को कहते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है या हवा नहीं होती है। जैसे कि हमारा चंद्रमा, चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, तो वहां एक निर्वात है, तो वहां ध्वनि गति नहीं कर सकती है। अगर वहां पास पास खड़े होकर भी एक दूसरे को आवाज लगाएं तो उन्हें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि को कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है, और वहां पर वायु का कोई माध्यम नहीं है, यानी कि निर्वात का कोई भी माध्यम नहीं है। अगर वहां आपको बोलना है तो वहां रेडियो तरंगों के द्वारा बात की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है। तो प्लेटिनम एक शुद्ध पदार्थ है, टंगस्टन भी एक शुद्ध पदार्थ है, और जर्कोनियम भी एक शुद्ध पदार्थ है। लेकिन कांसा कांसा पीतल और तांबे का कांसा एक मिश्र धातु है। ऑप्शन डी, कांसा एक मिश्र धातु है। तांबे तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 29। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा फिर से समझिए। अगर वैसे अगर कांसे ही के बारे में पूछा जाए तो कांसा तांबे और रांगे की मिश्र धातु होती है। लेकिन कभी कभी पीतल को भी कांसा बोल देते हैं, तो जो कि तांबे और जस्ते की मिश्र धातु होती है। जो पीतल होती है वह होती है तांबे और जस्ते की मिश्र धातु, और कांसा होता है तांबे और रांगे की मिश्र धातु। तो इन दोनों पॉइंटों को भी आप याद रखें। लेकिन अब ये साधारण बोलचाल में पीतल को भी कांसा बोल देते हैं, तो इसलिए तांबे और जस्ते का मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन आप लोगों से कभी अगर कांसे के ही बारे में स्पेशली पूछे तो वह होता है तांबे और रांगे की मिश्र धातु, और पीतल होती है तांबे और जस्ते की मिश्र धातु। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप अपने आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। ऑप्शन सी, 1:8 होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, जिसे कहते हैं। तो उदासीनी का अर्थ है कि जैसे यहां समझिए आप, जैसे पीएच स्केल है, ये हुआ अपना पीएच स्केल, और ये है 7 पे यानी कि जो भी जिसका भी पीएच मान 7 होगा तो वह उदासीन होगा, यानी कि ना तो वह अम्ल होगा और ना वह क्षार होगा। अब 7 से जितना ही ऊपर जाएगा तो वह क्षारीय होता जाएगा, और 7 से जितना ही नीचे आएगा तो वह अम्लीय होता जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं लवण। जैसे नमक है, नमक हुआ, पानी हुआ, तो यह भी एक प्रकार के उदासीन है, क्योंकि ये जो शुद्ध जल होता है उसका भी पीएच मान 7 होता है, और अगर कोई अम्लीय है या क्षारीय है, अगर हम उसमें नमक मिला दें तो वह उदासीन हो जाएगा और लवण का रूप ले लेगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, वह बनता है लवण। ऑप्शन ए। अगर लवण की जगह जल भी देता तो भी हमारा आंसर वही होता, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। चलिए, इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 कंप्लीट किया। तो अभी जो मैं 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, तो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर पूरे 100 क्वेश्चन के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट मिलेगा।
तो चलिए, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट और नई-नई अपडेट पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।